हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे हो गए। तो जैसा कि हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके सीटेट 2024 के लिए हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही सीडीपी की क्लासेस में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं वो सारी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सीडीपी की क्लासेस में अभी तक हमारी समथिंग बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे आने वाली जितनी भी थ्योरी है बहुत जल्दी आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद में आपको पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे और उनके साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इसमें आपको जो सीडीपी की जितनी भी क्लासेस चली हैं उन्हें आप एक प्लेलिस्ट है सीटेट 2024 के नाम से लवली एकेडमी पर जाकर अभी सर्च कीजिए और अभी जाकर उसे वॉच करके आपकी जितनी भी प्रीवियस में वीडियो डाली जा चुकी हैं उन्हें एक बार वॉच कीजिए। उसके बाद में जो आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो है एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 है। इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आई होप इस थ्योरी से आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ये थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बनाई गई है ताकि इससे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इन सभी चीज़ों से ही कंप्लीट हो जाएंगे। आपको एक बार कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है यानी कि एनसीएफ 2005 है वो क्या है, इसका क्या प्रावधान था, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 शिक्षा के संबंध में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है यानी एनसीएफ 2005 है, ये शिक्षा के संबंध में अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज माना जाता है। यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है ये अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी चीजें की गई हैं, जितनी भी चीजें शिक्षा जगत के लिए बनाई गई हैं, उन सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी शिक्षा के लिए बनाया गया है, एजुकेशन के लिए बनाया गया है। तो एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख सूत्र हैं, वो सूत्र कौन कौन से हैं एनसीएफ 2005 के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई वो क्या क्या है कि बालकों को बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान कराई जाए। यानी कि ऐसा किस प्रकार से इसमें जो एनसीएफ 2005 का जब कॉन्सेप्ट बनाया गया था तो उसमें लिखा गया था कि बालकों को बोझ मुक्त शिक्षा किस प्रकार से प्रदान कराई जाए। तो इस चीज का जो प्रावधान है, इस चीज के बारे में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सारी किसमें लिखी गई हैं, एनसीएफ 2005 के अंदर लिखी गई हैं। एनसीएफ 2005 यशपाल कमेटी द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है एनसीएफ 2005 है ये किसकी कमेटी के द्वारा बनाया गया था, तो प्रोफेसर यशपाल की कमेटी के द्वारा बनाया गया था। क्या चीज बनाई गई थी, एनसीएफ 2005, जो कि शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद है उस समय एनसीईआरटी के अध्यक्ष कृष्ण मेनन थे। यानी कि अगर ये पूछा जाता है कि जब एनसीएफ 2005 जब बनाया गया था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, किसकी कमेटी में, तो उसके अध्यक्ष थे वो थे कृष्णा मेनन। और उस समय किसकी कमेटी थी, तो प्रोफेसर यशपाल की कमेटी के द्वारा कृष्णा मेनन की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को बनाया गया था। इससे पहले एनसीएफ की शुरुआत 1975 ईस्वी में भी की गई थी। यानी एनसीएफ 2005 जो बनाया गया था इसकी शुरुआत इससे पहले 1975 ईस्वी में भी एक बार की जा चुकी है। उसके बाद है एनसीएफ 2005 के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जहां से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु कौन कौन से हैं, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 में इस चीज को लिखा गया है जो उसका पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें बालक को केंद्र में रखा जाए, यानी एक बालक को केंद्र में रखा जाए। यानी एनसीएफ 2005 का जो पाठ्यक्रम बनाया जाए उसके अकॉर्डिंग एक बालक को केंद्र में रखना चाहिए। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि टीचर, यानी जो शिक्षा है वो चिल्ड्रन सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। उसके बाद है कक्षा कक्ष में गतिविधियां बढ़ाई जाएं। यानी कक्षा कक्ष में जितनी भी चीजें हैं उनमें पार्टिकुलरता बढ़ाई जाए, उनको इस प्रकार से बढ़ाया जाए कि बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षण विधियां प्रोवाइड कराई जाएं, अच्छी अच्छी टेक्निकों के द्वारा पढ़ाया जाए ताकि बालकों का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो सके, बालक को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हो। यानी एक बालक है जो कक्षा में पढ़ रहा है उसे इस चीज की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि बालक जो भी चीजें पूछे, जो भी चीजें उसे पूछनी हो वो सारे कॉन्सेप्ट वो क्लास के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कर पाए। उसे इस चीज की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसे अपने क्वेश्चन को पूछने, उसे जो चीज समझ में नहीं आ रही हो उन सभी चीजों की अभिव्यक्ति प्रदान हो। यानी कि उसे उन सभी चीजों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
भयमुक्त शिक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए। एनसीएफ 2005 का मानना है बालक को जो शिक्षा प्रदान कराई जाए उसका जो वातावरण है वो भयमुक्त होना चाहिए, यानी जो कक्षा का वातावरण है, जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो एक प्रकार से फियर से एकदम बाहर होना चाहिए, डर से बाहर होना चाहिए। बालक ऐसा नहीं है कि क्लास में डरा डरा बैठा है और किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पूछ नहीं पा रहा है टीचर से, किसी चीज़ के बारे में अगर उसे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसे इस चीज़ का डर है कि अगर मैं सर से पूछूंगा तो वो पता नहीं कैसे बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो जो बालक को बोझमुक्त शिक्षा प्रदान कराई जाए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक को अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, शिक्षा में गतिविधियां यानी जो कक्षा कक्ष में गतिविधियां हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है कि एक बालक को केवल ये नहीं है कि जो चीज़ें उसके पाठ्यक्रम में लिखी गई हैं, जो चीज़ें उसकी कॉपियों में लिखी गई हैं, केवल उतनी ही चीज़ें उसे कराई जाए, यानी उसका जो जीवन है, उसका जो ज्ञान है उसे बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कि बालक को इन्वायरमेंट यानी कि जो ईवीएस पढ़ाई जानी है जैसे एक बालक को, तो उसे केवल कक्षा में जो उसकी बुक्स में लिखा है केवल वही नहीं पढ़ाना है, उसे बाहर ले जाके चीज़ें दिखानी है, वातावरण में घुमा के। जब बालक को वातावरण के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सिखाई जाएगी, यानी वातावरण को ध्यान में रखते हुए जब चीज़ें सिखाई जाएंगी तो बालक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो यानी कि जैसे खेल का मैदान है, ये भी बालक की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कंप्लीट करा सकता है। खेल का मैदान है, कक्षा से बाहर ले जाके बच्चों को, कक्षा के बाहर ले जाके बच्चों को चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में है उन सभी चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बालक के बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएं। ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई? एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 को लिपिबद्ध किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। जब एनसीएफ 2005 बना था उस समय वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्णा मेनन थे वहाँ के अध्यक्ष। जो भयमुक्त शिक्षा है वो किसके द्वारा प्रदान कराई जाने की, यानी ऐसा कौन सा दस्तावेज है उसमें बताई गई है? तो एनसीएफ 2005 में बताई गई है। अगर इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके बाद जो आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसका नाम है आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर फर्स्ट यानी जिन्होंने 1 to 5 के लिए भरा है और जिन्होंने अपना पेपर 6 to 8 के लिए भरा है उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो सीटेट की क्लासेस के लिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 क्या होती है और इस दस्तावेज में बालकों के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए थे कि इससे बालकों को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इसमें लिखी गई चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीटेट में जो आरटी एक्ट 2009 है इससे पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं। तो आरटी एक्ट 2009 को बोला जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसको हिंदी में बोला जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आरटी एक्ट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक संशोधित शिक्षा नीति है। इसे संशोधित शिक्षा नीति इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका प्रावधान कई बार पहले भी आ चुका है और जो मान लो ये शिक्षा नीति में जो ये संशोधन हुए हैं बार ये समथिंग 4 बार संशोधन हो चुके हैं और उसके बाद में ये पूर्ण रूप से 2009 में एक अच्छी तरह से बनकर एक दस्तावेज तैयार हुआ जो कि आपका 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया था। तो आरटी एक्ट 2009 है, इसमें 1992 के यानी जो 1992 है उसमें एक प्रकार से आरटी एक्ट बन गई थी। उसके बाद में 17 वर्षों के बाद में 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में दोबारा से पेश किया गया। यानी आरटी एक्ट जो था वो 1992 में जब दोबारा बन गया था, अभी तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुका था। तो जब 1992 का जो बना था लास्ट अधिनियम, उसके बाद में 17 सालों के बाद में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में इसे एक बार फिर से पारित किया गया। इसका प्रस्ताव राज्यसभा में दोबारा से रखा गया। तो आरटी एक्ट जो 2009 है, अगर इसका पूछा जाता है ये अभी तक लगभग कितनी बार हो चुका है, तो ये लगभग अभी तक जो इसका संशोधन है 4 बार हो चुका है। ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में आरटी एक्ट 2009 का जो प्रस्ताव है राज्यसभा में दोबारा से पेश किया गया। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में भी पारित कर दिया गया। यानी आरटी एक्ट का जो दस्तावेज है, जो प्रारूप बनाया गया था, उसे 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि आरटी एक्ट 2009 का जो प्रस्ताव है राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो 20 जुलाई 2009 को किया गया और लोकसभा में कब पारित किया गया, यानी लोकसभा में कब इसे रखा गया, 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में भी पारित कर दिया गया।
उसके बाद में 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। यानी जो एक प्रकार से प्रारूप बना लिया गया, एक प्रकार से एक दस्तावेज बना लिया गया। जब ये राज्यसभा में रखा गया, उसके बाद लोकसभा में पहुंचा। लोकसभा में पहुंचने के बाद में 26 अगस्त 2009 को इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर दिए गए। उस समय जब आरटी एक्ट 2009 का जो प्रारूप था उसे जब लाया गया, उस पर जब हस्ताक्षर किए गए, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी जो ये क्वेश्चन भी कई बार सीटेट में पूछा गया है कि जो आरटी एक्ट 2009 पर जिस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं वो कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। उसके बाद है आरटी एक्ट 2009 को पूरे भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। यानी जो इस पे हस्ताक्षर किए गए कि अब इस संशोधन को, यानी इस नियम को, इस अधिकार को हम पूरी तरह से मान सकते हैं। तो इस पे जो हस्ताक्षर किए गए वो 26 अगस्त 2009 को किए गए। लेकिन इस आरटी एक्ट में लिखी हुई चीजों को संपूर्ण भारत मानेगा, संपूर्ण भारतवर्ष इसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। ये चीज कब से लागू हुई? तो ये हुई 1 अप्रैल 2010 से। यानी इसके नियम का जो प्रावधान था वो 2009 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। अगर क्वेश्चन आता है आरटी एक्ट 2009 पूरे भारत में कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। आरटी एक्ट 2009 में 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है। आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं? तो इसमें जो अध्यायों की संख्या है, इसमें जो चैप्टर हैं वो है 7 और इसमें धाराएं कितनी हैं? वो है 38। उसके बाद है इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। जो आरटी एक्ट 2009 है इसमें इस चीज के बारे में मेंशन किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में रह रहे हैं, जितने भी 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, जितने भी चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, यानी किसी भी कैटेगरी के हो, उन सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। और उसके बाद में अनिवार्य होगी ये शिक्षा, यानी हर बालक को, जो भी 6 से 14 वर्ष का बालक होगा उसे आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी, अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। जो भी बालक 6 से 14 वर्ष का होगा, यानी प्रत्येक बालक को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराई जाएगी, निःशुल्क प्रदान कराई जाएगी और इस शिक्षा को प्रदान करना अनिवार्य होगा। उसके बाद है 21 क के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार बताए गए। यानी जो शिक्षा है इसे अनुच्छेद 21 क के द्वारा, यानी 21 यानी 21A लिख के आता है या फिर 21 का लिख के आता है, इसके द्वारा जो शिक्षा है इसे एक प्रकार से मौलिक अधिकार बताया गया। क्या बताया गया? मौलिक अधिकार बताया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 51 का के द्वारा माता पिता को बालकों के प्रति कर्तव्य को बताया गया। यानी 51 का जब अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया आरटी एक्ट में, तो उसमें जो माता पिता के बालकों के प्रति क्या कर्तव्य हैं उनको मेंशन किया गया। माता पिता के बालकों के प्रति कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? कि प्रत्येक माता पिता का ये कार्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को विद्यालय भेजे, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम माता पिता के लिए होगी। उनके लिए जो आरटी एक्ट में प्रावधान लिखा गया है 51 का के द्वारा कि प्रत्येक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में नियमित रूप से, अनिवार्य रूप से भेजें, ताकि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराई जा सके। 1976 में हुए संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। इसमें जितनी भी चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि अभी तक जितनी भी बार सीटेट हुआ है उन सभी में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आरटी एक्ट में 1976 में एक संशोधन हुआ था, उसके अनुसार जो शिक्षा है ये पहले राज्य सूची में आती थी। जो शिक्षा है वो पहले राज्य सूची में आती थी, लेकिन अब जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची में आने लगी है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये रंग सूची में है या समवर्ती सूची में है या इनमें से किसी में भी नहीं है, तो शिक्षा का जो अधिकार है ये समवर्ती सूची में है। यानी जो शिक्षा का अधिकार है ये किसमें है? इसके बारे में जो चीजें मेंशन की गई हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई हैं। एसएमसी के अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो एसएमसी है, जब एसएमसी का गठन किया जाता है तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं को एसएमसी का अध्यक्ष बनाया जाता है।
ये बात आरटी एक्ट 2009 के दस्तावेज में लिखी हुई है, यानी आरटी एक्ट 2009 का जो दस्तावेज बनाया गया है उसमें इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है कि जो एसएमसी है, जब इसका गठन किया जाएगा, जब एसएमसी बनाई जाएगी तो इसके जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो अभिभावक बनाए जाएंगे, यानी पेरेंट्स बनाए जाएंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का घोषणा पत्र बताया गया है। कई बार क्वेश्चन ही वाला देखने के लिए मिलता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो वुड का घोषणा पत्र था, यानी वुड ने जिस चीज के बारे में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। द्विभाषा सूत्र का फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें इस चीज के बारे में भी मेंशन किया गया है कि द्विभाषा सूत्र का फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है, तो मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया है द्विभाषा सूत्र का फॉर्मूला। द्विभाषा सूत्र का मतलब क्या होता है? तो द्विभाषा सूत्र का मतलब होता है जो बालक की शिक्षा है उसमें छात्र और शिक्षक इन दोनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। ये था द्विभाषा सूत्र का फॉर्मूला जिसमें छात्र को और शिक्षक को, इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया था। तो ये किस में आया था? द्विभाषा सूत्र में। उसके बाद है त्रिभाषा सूत्र, यानी जब उसकी संशोधन वगैरह होने लग गए उसके बाद में त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? तो त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला दिया गया कोठारी आयोग के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। द्विभाषा सूत्र का फॉर्मूला किसने दिया? मुदालियर आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र में किन किन चीजों को रखा गया? तो इसमें चिल्ड्रन को रखा गया, टीचर को रखा गया और सिलेबस को रखा गया, यानी जो बालक का पाठ्यक्रम है इन सभी चीजों को रखा गया। ये किसके अंतर्गत रखा गया? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक को सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाना होगा और इसमें 200 दिन के कार्य दिवस तथा 800 घंटे पूरे वर्ष में न्यूनतम पढ़ाना होगा। इसे आसान से शब्दों में समझते हैं, जैसे कि एक शिक्षक है, यानी यहां पर लिख लेते हैं प्राइमरी, जो प्राइमरी की क्लासेस लगेंगी उनमें एक टीचर है, उसको क्या करना होगा? 45 आवर्स पढ़ाने होंगे पर वीक। कितना पढ़ाना होगा? 45 घंटे पर वीक में एक अध्यापक को पढ़ाना होगा। ये सारी चीजें किसमें मेंशन की गई? आरटी एक्ट 2009 में। टोटल 200 दिन का टोटल का कार्य दिवस रहेगा, ये एक टीचर का रहेगा प्राइमरी में, यानी पूरी साल में 200 दिन एक अध्यापक को बच्चों को पढ़ाना होगा। सप्ताह में पूछा जाता है तो 45 घंटे पढ़ाना होगा और अगर पूरी साल में पूछा जाता है तो 800 घंटे एक शिक्षक के द्वारा प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना होगा। यानी ये किस में माना गया है? प्राइमरी में माना गया है। उसके बाद है अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी में क्या करना होगा? 48 घंटे पढ़ाना होगा प्रत्येक सप्ताह में, 220 दिन पढ़ाना होगा, 220 दिन पूरे साल में 220 दिन पढ़ाना होगा, 1000 घंटे पूरे साल के अंदर पढ़ाना होगा, पूरे साल में 1000 घंटे पढ़ाना होगा। किसमें? अपर प्राइमरी में। जैसे प्राइमरी में 45 घंटे पढ़ाना होगा पर वीक में, यानी एक सप्ताह में एक अध्यापक के द्वारा बच्चे को 45 घंटे पढ़ाने हैं, 200 दिन टोटल पूरे साल में पढ़ाने हैं, 800 घंटे पूरी साल के अंदर पढ़ाने हैं। किसमें पढ़ाने हैं? प्राइमरी में। अपर प्राइमरी में 48 घंटे पढ़ाना है, 220 दिन पूरी साल के अंदर बालक को जो पढ़ाया जाएगा 220 दिन पढ़ाना है, 1000 घंटे पूरी साल के अगर जोड़े जाएं तो 1000 घंटे प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना है। छात्र शिक्षक का अनुपात और पूछ लिया जाता है तो जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो 1/30 का रहेगा, यानी कि 30 बच्चे जब प्राइमरी में पढ़ेंगे, यानी एक कक्षा में जब 30 बच्चे होंगे तो वहां पर एक शिक्षक की आवश्यकता होगी। और अपर प्राइमरी में जो रेशियो रखा जाता है वो 1/35 का रखा जाता है, यानी छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो 1/35 रखा जाएगा। यानी अपर प्राइमरी की जो क्लास होगी उसमें जब 35 बच्चे होंगे तो एक अध्यापक के द्वारा उन्हें पढ़ाया जाएगा। प्राइमरी में 45 घंटे, अपर प्राइमरी में 48 घंटे। उसके बाद है 200 दिन, इसमें 220 दिन। इसके बाद है इसमें 800 घंटे, इसमें 1000 घंटे। इसमें जो रेशियो रहेगा छात्र शिक्षक का अनुपात रहेगा 1/30 का रहेगा और इसमें कितना रहेगा? 1/35 का रहेगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आरटी एक्ट 2009 में लिखे हुए कौन कौन से प्रावधान है, एक टीचर के क्या क्या नियम है और एक स्टूडेंट के क्या क्या नियम है, बालकों के अभिभावक के क्या नियम है, इन सभी चीजों के बारे में इसमें लिखा गया है। आरटी एक्ट 2009 में यहाँ से आयोग आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन्हें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
पाएंगे। आई होप बताई गई थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो और ज़्यादा लाई जा सके। तो आज की हमारी आरटी एक्ट की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।